फाइनली बच्चों बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैं पॉलिटिकल साइंस का पूरा मॉडल पेपर लेके आ चुका हूं। जो विद्यार्थी बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं इस चैनल पर उनके लिए सभी प्रकार की तैयारी कराता हूं। जैसा कि आपका मॉडल पेपर हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो अपलोड करता हूं, जिसकी वजह से अपन एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर की, जो आपके 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपका साबित होगा। इसलिए इसमें कि जितने भी प्रश्न आपको देख लेना है, क्योंकि पिछले 2 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ऐसे प्रश्नों को उठाकर मॉडल पेपर तैयार किया हूँ जिसके 2024 के आने की संभावना सबसे ज्यादा है। यही प्रश्न आपके 2024 के एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे, इसलिए पूरा मॉडल पेपर आपको देख लेना है। उससे पहले तो वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना, जिससे मैं अन्य कोई वीडियो छोड़ो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। यहाँ से मैं आपको पूरा पेपर दिखा दे रहा हूँ। आपका बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका पॉलिटिकल साइंस का आगे मॉडल पेपर है। मैंने अन्य मॉडल पेपर भी ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, सभी वीडियो ऑल सब्जेक्ट का सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में जाएंगे, आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ये बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पूरा मॉडल पेपर है। पेपर के यहाँ से आपको नाम देख लेना है, मेजर माइनर दोनों के लिए है। पेपर के यहाँ से आपको नाम देख लेना है, आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पेपर का नाम है। अब जिस यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है वे तो बिल्कुल तैयार करेंगे, और आपका चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से बड़ा कोर्स कर रहे हो, ऑल यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी यूनिवर्सिटी आपके सेमेस्टर वाइज ही आपका एग्जाम कराती है। इसलिए आप चाहे जिस भी स्टेट से हो, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से बड़ा कोर्स कर रहे हो, ये आपके जिसमें आपका सेमेस्टर का एग्जाम होता है, ये बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर है, वह सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, पूरा का पूरा मॉडल पेपर साबित होगा। इसलिए इसमें कि जितने भी प्रश्न आपको देख लेना है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपको अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने में बहुत ही मदद करेंगे। यदि हम पेपर की बात करें तो पूरा आपका पेपर जो आएगा 75 नंबर का पूरा पेपर आएगा। सभी यूनिवर्सिटी में 2 घंटे या 3 घंटे आपको अपनी यूनिवर्सिटी में आपको करने को इस पेपर को समय मिलेगा। यदि पेपर की हम बात करें तो पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। यदि हम सेक्शन ए के प्रश्नों की यदि हम बात करें तो सेक्शन ए के सभी प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है, ऑल प्रश्नों को उत्तर आपको इसमें से देना रहेगा। इसमें आपके 10 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, 5 से 10 प्रश्न सभी प्रश्नों को आपको उत्तर देना आपको अनिवार्य रहता है। यदि इसमें सभी आपके सेक्शन ए में जितने भी प्रश्न रहते हैं सभी आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं। यदि इसमें कि हम पहले प्रश्न की यदि हम बात करें तो इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड थॉट ऑफ नेशनलिज्म। आपका वेस्टर्न एजुकेशन का जो आपका वेस्टर्न एजुकेशन है, ये शिक्षा जो है तथा विचारों का जो राष्ट्रवाद पर क्या इफेक्ट पड़ा है, आपको बताना है। यदि हम वेस्टर्न एजुकेशन की बात करें तो अंग्रेजों ने जब पश्चिमी शिक्षा प्रदान की, जिससे भारतीयों को लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के विचारों से परिचित कराया, और इन विचारों ने भारतीयों की राजनीतिक सोच को बदल दिया और राष्ट्रीय जागृति लाई। भारतीयों में एक राष्ट्रीय जागृति लाई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका मैं सॉल्यूशन भी साथ में कराता चलूंगा, क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए तो सॉल्व मॉडल पेपर आपका रहेगा, इसलिए आपको इसका उत्तर भी कहीं भी ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जिससे अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। यदि हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच जाता है, रिप्रेसिव पॉलिसी ऑफ लॉर्ड लाइटन। आपका जो लॉर्ड लिटन की जो दशात्मक जो नीति है, इसके बारे में आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है। यदि हम लॉर्ड लिटन की दशात्मक नीति की बात करें तो लॉर्ड लिटन की जो है दशात्मक नीति केवल 2 ही इनकी नीतियां हैं। यदि हम पहली नीतियां की यदि हम बात करें तो उन्होंने 1878 ईस्वी में उन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को मंजूरी दी। इन्होंने 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस यानी जो न्यूज़ है इसको एक्ट को मंजूरी दी, कहना था इसको मंजूरी दी प्रेस को। और उनके मुताबिक यानी इस एक्ट के या इस नीति के मुताबिक भारतीय अखबार को सरकार के खिलाफ छापने का अधिकार नहीं छापना, यानी सरकार के खिलाफ आप कुछ भी छाप नहीं सकते हो। इस नीति में पहली नीति में ये आपका बताया गया है। यदि हम दूसरी नीति की यदि हम बात करें तो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए उन्होंने अधिकतम या अनुमेय आयु सीमा कर दी थी। ये भी प्रश्न आपका हो गया है। अगले प्रश्न की बात करें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उदारवादियों की प्रमुख राजनीति विचारधारा आपको बताना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिसाब से प्रश्न बन जाता है। इसका भी हम देखते चलेंगे उत्तर। 3 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ देखिए, यदि उदारवाद की हम बात करें तो उदारवाद वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्यों की सूझबूझ और
सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। उदारवाद की उत्पत्ति को 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से देखा जा सकता है। यदि हम उदारवाद की जनक की बात करें, क्योंकि इसके जनक पूछ लेता है, यदि उदारवाद की जनक की हम बात करें तो जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। यदि हम अगले प्रश्न की बात करें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप रिपीटेड प्रश्न कह सकते हो, ये काफ़ी बार सभी यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या होता है, यानी असहयोग आंदोलन क्या होता है, सभी को पता होगा। गांधी जी ने के द्वारा ये असहयोग आंदोलन चलाया गया था। इसका भी हम सॉल्यूशन बताते चल रहे हैं आपको। देखिए, यदि हम असहयोग आंदोलन की बात करें तो सन 1919 में 3 ऐसी घटनाएं घटित हो गई जिसके चलते महात्मा गांधी ने एक आंदोलन का प्रारंभ कर दिया। ये घटनाएं कौन कौन सी थी? आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड था और रोलेक्ट एक्ट और खिलाफत आंदोलन। ये 3 ऐसी घटनाएं था जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यदि हम इन घटनाओं के कारण मजबूर होकर गांधी जी ने कहा कि हम अंग्रेजों की हुकूमत को सहयोग नहीं करेंगे, अर्थात असहयोग की नीति अपनाएंगे। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित हुआ कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया जाएगा। यह आंदोलन काफ़ी सफल रहा, लेकिन जब आंदोलन अपने चरम पर था तभी चोरा चोरी कांड हो गया। आंदोलन के हिंसात्मक होने के कारण गांधी जी ने इसे स्थगित कर दिया। जब चोरा चोरी कांड हुआ तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, क्योंकि इस चोरा चोरी कांड में बहुत सारी हिंसाएं होगी, बहुत सारी। उसको देखते हुए महात्मा गांधी ने इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, बंद कर दिया। महात्मा गांधी शांति के पुजारी थे, और वे सभी आंदोलनों में अहिंसा के रूप में देखना चाहते थे। वे सभी आंदोलन को अहिंसा के रूप में ही देखना पसंद करते थे। अब अगले हम प्रश्न की बात करें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बन जाता है, माउंट बेटन प्लान क्या होता है। माउंट बेटन की यदि हम बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी को आपको पता भी होगा कि माउंट बेटन होता क्या है। जैसा कि सभी को पता होगा कि 3 जून 1947 ईस्वी को भारत का विभाजन हुआ था, एक नया देश बना था पाकिस्तान। यही आपका माउंट बेटन योजना है। यदि इसकी हम बात करें तो 3 जून 1947 माउंट बेटन योजना प्रस्तुत। इसका प्रमुख बिंदु यह है कि आगामी 15 अगस्त 1947 को भारत 2 भागों में विभाजित करके 2 पूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनाएंगे, भारत और पाकिस्तान देश बने। ठीक है, आशा करता हूँ भी आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। फिर अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, जो कि आपका 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान में प्रथम अनुच्छेद में क्या है, ये आपको बताना है। यदि हम प्रथम अनुच्छेद की बात करें तो संविधान का जो पहला अनुच्छेद में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है, भारत एक राज्यों का संघ होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की हम बात करें, जो कि आपका दिया हुआ है 7 नंबर आपका संघ यानी सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द सेंटर, यानी संघ का राजस्व स्रोत क्या है, ये भी आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न बन जाता है। देखिए, केंद्र सरकार के कर राजस्व में निगम कर सबसे बड़ा स्रोत है। यह लिमिटेड कंपनियां और अन्य संगठनों जैसे आपका संघों हो गया, क्लबों हो गया या और संगठित यानी असंगठित समस्याओं के कर योग्य मुनाफे पर लगाया गया कर है। दोनों निजी और सार्वजनिक कंपनियां जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकरण है या फिर निगम कर को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। फिर अगले प्रश्न की हम बात करें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी को इसका उत्तर इजीली पता ही होगा। क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति पद के लिए कौन सी योग्यता होती है, सभी को पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से बताता चल रहा हूँ। यदि इसकी हम योग्यता की बात करें राष्ट्रपति पद के लिए, तो पहली बात तो राष्ट्रपति पद के लिए सबसे पहली बात तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु यानी उसकी जो उम्र है 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए, और वह राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी जरूरी है, और वह राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार यानी संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। फिर अगले प्रश्न की बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, मनी बिल और फाइनेंस बिल क्या होता है, यानी धन विधेयक या वित्त विधेयक क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताना है। इसका भी सोल्यूशन बताते चल रहे हैं, क्योंकि ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। धन विधेयक की यदि हम बात करें तो
धन विधेयक वित्तीय विधेयक जिसमें संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत विशेष रूप से सूचीबद्ध मामलों पर प्रावधान होते हैं, यही आपका धन विधेयक कहलाते हैं। ये आपका इसका जो धन विधेयक है ये आपका संविधान के 110 के तहत विशेष रूप से सूचीबद्ध मामलों का प्रावधान है। फिर आपका सबसे लास्ट में एक प्रश्न बच जाता है जो कि 10 नंबर दिया हुआ है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में भी बताते चल रहे हैं। देख लिए, यदि हम बंदी प्रत्यक्षीकरण की यदि हम बात करें तो ये जो है एक प्रकार का कानूनी आज्ञापत्र है। यह जो का बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये एक प्रकार का कानूनी आज्ञापत्र है जिसके द्वारा किसी भी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। गैर कानूनी यानी कोई भी व्यक्ति यदि बंद है जेल वगैरह में गैर कानूनी कारणों से, तो इस आज्ञापत्र के तहत उसको रिहाई मिल सकती है। तो यहाँ से पूरा आपका सेक्शन ए आपका समाप्त हो गया। जल्दी से मैं सेक्शन बी के भी सारे प्रश्न आपको बता दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताऊँ कि पेपर आपका 3 खंडों में आपका आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए मैंने आपको दिखा दिया है, अब सेक्शन बी की बारी यहाँ से आई हुई है। यदि हम सेक्शन बी की यदि हम बात करें तो इसमें 4 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहता है। इसमें आपके 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो 8 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें जितने भी 8 प्रश्न मैं लेके आया हुआ हूँ आप 8 प्रश्न तैयार कर लीजिए और आपके इसमें से 24 नंबर आपके सेक्शन बी से बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएंगे। और सेक्शन ए के मैंने जो प्रश्न दिखाए हैं उसमें के सभी तैयार कर लेना, आपको उसमें से भी आपके 7 से 8 प्रश्न बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएंगे। एक हिसाब से देखा जाए तो सेक्शन ए में आपके 30 नंबर के थे, इसमें आपके 24 नंबर के, 30 में से आपके 25 नंबर तो बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएंगे, 20 से 25 नंबर। इसकी हम बात कर लेंगे तो 24 नंबर इसमें भी दिया हुआ हिसाब से देखा जाए तो 44 से 45 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद सेक्शन सी में भी आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों प्रश्न को उत्तर दे दोगे तो आपको 20 नंबर वहाँ से मिल जाएंगे। 45 से यदि हम 20 देखा जाए तो एक हिसाब से 65 नंबर हो जाते हैं। पूरा नंबर आपका पेपर 75 नंबर का आता है, आसानी से आप 65 नंबर प्राप्त कर सकते हो इसी पेपर से क्लियर करके। यदि हम सेक्शन बी के प्रश्नों की हम बात करें तो इसमें जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेक्शन बी में आपके सभी आपके लघुत्तरीय प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, आपको उत्तर 200 वर्ड में आपको देना रहता है। इसमें जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, आप चाहे तो सभी प्रश्नों को आप अपने सीरीज या नोट्स वगैरह में या फिर अलग कॉपी पर आप लिख भी सकते हैं, जिससे आपको याद करने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर है। मैंने अन्य मॉडल पेपर भी ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, सभी वीडियो मैंने आगे भी बताया हूँ कि प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। यदि हम सेक्शन बी के प्रश्नों की यदि हम बात करें तो क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। काफ़ी बार रिपीट हुआ है, आल यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ है। यदि देखा जाए तो वीबीपीएससी होगी, आरएमएलयू होगी, आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी आपकी होगी, एमजीकेवीपी होगी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ होगी, आपका रज्जू भैया यूनिवर्सिटी होगी। काफ़ी यूनिवर्सिटी में आपके प्रश्न रिपीट हुए हैं। यदि दूसरे प्रश्न की हम बात करें तो आपका दिया हुआ एक्सप्लेन द मेन सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों को आपको वर्णन करना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका 4 नंबर जो कि दिया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन पर आपको प्रकाश डाल देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है, इसके बारे में भी आपको देख लेना है। काफ़ी बार ये भी आपका प्रश्न रिपीट हुआ है। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे जो कि बहुत ही आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप रिपीटेड प्रश्न कह सकते हो या फिर आप वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी कह सकते हो, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों की यदि हम व्याख्या की बात करें यानी डिस्कस द फंडामेंटल्स ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य आपको देख लेना है। बिल्कुल ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लेना है। आप यदि इतने ही प्रश्न तैयार कर लेते हो तो आपको किसी भी प्रकार के एग्जाम में किसी भी तरफ झाका यानी देखने की आवश्यकता नहीं। आप आसानी से अपना एग्जाम इन्हीं प्रश्नों को तैयार करके आसानी से आप लिख सकते हो और आपके अच्छे नंबर इसी मॉडल पेपर से आपके क्लियर हो जाएंगे। ये आपका मौलिक कर्तव्य आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न की हम बात करें जो कि ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत की आपको विवेचना कर देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ईवीएम का प्रश्न बन जाता है। काफ़ी बार ईवीएम का प्रश्न रिपीट हुआ है, इसलिए राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं इसके बारे में भी आपको देख लेना है, इसका प्रिंसिपल भी खास करके। यदि अगले प्रश्न की हम बात करें जो कि 7 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, एक्सप्लेन द आपका यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन
फेडरल सिस्टम आपका नहीं, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के एकात्मक लक्षणों की आपको विवेचना कर देना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भी आपका प्रश्न इसके बारे में आपको देख लेना है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, डिस्क्राइब द यूनियन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशंस आपका यानी संघ और राज्य सरकारों के बीच प्रशासनीय संबंधों की आपको व्याख्या करना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वेब का प्रश्न है। इसके बारे में भी आपको देख लेना है। फिर यहाँ से आपका सेक्शन बी भी आपका समाप्त हो गया। यदि देखा जाए तो सेक्शन बी में आपके 4 प्रश्न आपको करना था, 8 प्रश्न आपके पूछे गए। यदि 8 आप तैयार कर लेते तो बिल्कुल आपके पूरा आपका सेक्शन बी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आपका 24 नंबर बिल्कुल आपके क्लियर। यदि हम एक सेक्शन सी की बात करें तो इसमें 2 प्रश्न आपको करना रहता है और 4 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इस मॉडल पेपर के यदि आप चारों प्रश्न तैयार करोगे तो आपका सेक्शन सी भी आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये आपका 21 नंबर यहाँ से आपका 24 नंबर वहाँ से देखा जाए तो एक हिसाब से 45 नंबर ये हो जाता है। और आसानी से आप सेक्शन ए के जो प्रश्न बताए हुए हैं आसानी से 20 से 25 नंबर उसमें आप पा जाओगे। देखा जाए तो 60 से 65 नंबर इसी मॉडल पेपर से आपके क्लियर हो जाएंगे। यदि इसमें की हम बात करें तो सेक्शन सी के तो इसमें सब आपके 2 प्रश्न रहते हैं, 2 प्रश्नों को आपको उत्तर देना रहता है। इसमें के जो प्रश्न रहते हैं सभी आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं, सभी आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहते हैं। यदि इसकी हम प्रश्नों की बात करें, जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ सबको देखना है कि राज्य के विधानमंडल के संगठन एवं आपको शक्तियाँ देखना है। राज्य के जो विधानमंडल है इसका संगठन कैसे होता है एवं शक्तियों को आपको वर्णन कर देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे जो कि 10 नंबर आपका दिया हुआ है, डिस्कस द आपका साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। भारत संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि अगले प्रश्न की हम बात करें जो कि 11 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, इसके बारे में देखते चलेंगे। अरे मौलिक अधिकारों का क्या अर्थ होता है, मौलिक अधिकारों का क्या अर्थ होता है और महत्व बताते हुए स्पष्ट कीजिए कि ये नीति निर्देशक तत्वों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, ये भी आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल इसके बारे में आपको देख के जाना है। फिर आपका 12 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है, डिस्कस द पावर ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंट हिज नॉमिनल चीफ, यानी भारत के राष्ट्रपति पद की शक्तियों की आपको वर्णन कर देना है, इसकी विवेचना कर देना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है वह केवल नाम मात्र का ही प्रधान होता है, ये भी आपको बताना है। एक हिसाब से देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति पद की क्या योग्यता होती हैं, इसकी शक्तियों को आपको वर्णन कर देना है। ये बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न देखा जाएगा, इसलिए राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होती है, इसकी शक्तियाँ क्या होती हैं, बिल्कुल इसके बारे में आपको लॉन्ग में तैयार करना है। आपके एग्जाम में बिल्कुल प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपको दिखा दिया। मैंने सेक्शन ए के प्रश्नों को भी मैंने सॉल्व कराया हुआ हूँ। आप इस सभी प्रश्न जो बच जाते हैं आपको टिक लगा लेना है, इतने प्रश्न आपको तैयार करना। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्न आपके साबित होंगे। इसमें 4 प्रश्न आपके सेक्शन सी में आपके दिए हुए थे, जिसमें से 2 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहता अपने एग्जाम में। 4 प्रश्न तैयार कर लेते तो आपका सेक्शन सी आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। 21 नंबर। यदि हम सेक्शन बी की यदि हम बात करें तो इसमें आपके 8 प्रश्न दिए रहते हैं, आपको प्रश्न जो करना रहता है केवल 4 प्रश्न करने रहते हैं। यदि एक हिसाब से देखा जाए तो ये भी आपका पूरी तरह से क्लियर रहेगा। 45 नंबर ये क्लियर हो जाएंगे। यदि हम सेक्शन ए की बात करें तो इसमें क्या हो सकता है आपके 5 से 6 ही प्रश्न पूछे जाएँ तब भी आपका 20 नंबर तो क्लियर हो ही जाएगा। देखा जाए तो 60 से 62 नंबर आप आसानी से क्लियर कर सकते हो इसी मॉडल पेपर से ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों पर भी शेयर कर देना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ऑन नोटिफिकेशन को ऑन करना, जिससे मैं अन्य कोई वीडियो छोड़ो तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।